हाँ जी, करें कंटिन्यू। आपके सामने स्क्रीन पर है एक डोनेशन, बताइए जनरल है या स्पेसिफिक। अजीम प्रेम जी डोनेटेड 22 करोड़ पर डे। जनरल डोनेशन है और सच है या सपना? सच है, उन्होंने इतना डोनेशन दिया है 22 करोड़ पर डे एंड ही इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गिविंग प्लेज। नेक्स्ट डोनेशन, अब अगर ऐसा कह दें अजीम प्रेम जी डोनेटेड 22 करोड़ पर डे टू टैकल कोविड पैंडेमिक, तो ये बन गई है स्पेसिफिक डोनेशन। नंदन नीलकनी डोनेट्स 315 करोड़ टू IITB। जनरल, आपने पर्पस नहीं बताया ना, किस लिए, आपने बस डोनेशन दे दिया। आपने कहा आपको जहाँ भी यूज़ करना हो कर लीजिएगा, तो डोनेशन है जनरल। देखिए सच में ये भी अमाउंट होता है, अब आप बड़े अमाउंट की दुनिया के अंदर आ गए हैं। कितना पैसा तो हमने दान में ही दे दिया, 315 CR। भगवान मुझे भी इतना दे ताकि मैं लोगों को दान कर सकूँ। उसके बाद IIT बॉम्बे रिसीव्स 160 करोड़ डोनेशन फ्रॉम अनोनिमस एलुमिनस। यहाँ तो देने वाले ने बताया भी नहीं कि मैं कौन हूँ, और कितना पैसा दे दिया, 160 करोड़। देखिए ऐसी भी जिंदगी होती है ना। अब देखिए एक न्यूज़ और देखिए, MS धोनी माही is not charging any honorarium for his services as the mentor of Indian team। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि आप मेंटोर बन रहे हो, हम कुछ पेमेंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम शब्द क्या यूज़ करेंगे, ऑनरेरियम। हम ये नहीं कहेंगे हम आपको फीस देना चाहते हैं, हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑनरेरियम। हर उस पर्सन के लिए जिसने अपनी फील्ड में जो है नाम कमाया है, जो अपनी फील्ड में पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी हैं, उनकी पेमेंट के लिए हम क्या कहते हैं, ऑनरेरियम। अब हम देखते हैं ICAI की एनुअल रिटर्न। देखिए ये है ICAI की एनुअल रिपोर्ट 22-23 की। 23-24 is expected in another 15 days but not issued yet। तो ये 22-23 की है 74th एनुअल रिपोर्ट। तो ये एनुअल रिपोर्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी पेजेस, चाहे ICAI की है या किसी भी कंपनी की है। एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, और इसीलिए देखिए क्या लगाना पड़ता है, एक इंडेक्स, कि इसके अंदर हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हमारी कमिटीज़ ने क्या काम किया है, हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स रहे, ये सब एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है। हम इसमें ढूंढेंगे फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स हमें मिलेंगे पेज नंबर 317। इतने ही पेजेस, 317 पेज पर हमारे पास आ रही है बैलेंस शीट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बैलेंस शीट। सोर्सेस ऑफ फंड्स, सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस 183,169, 1,83,169 rupees in lakhs, rupees in lakhs, 1,83,169 lakhs। अगर इसको हम करोड़ में ले जाएं, अगर इसको हम करोड़ में ले जाएं तो 1831.69 CR। 1831 करोड़ के ICAI के पास क्या है, रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स मतलब वो इकट्ठा किया हुआ थोड़ा बहुत पैसा, ये ICAI के पास है। तो आप समझ सकते हैं NPO ऐसी भी होती है, NPO 200 रुपये वाली भी होती है। ऑब्जेक्टिव से पता चलेगा कि आप NPO हैं या नहीं। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस है। अच्छा, ये बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल?
हॉरिजॉन्टल कि वर्टिकल? वर्टिकल। ये वर्टिकल बैलेंस शीट यहाँ पर प्रिपेयर्ड है। बैलेंस शीट के बाद आप देखेंगे ऑडिटर्स के साइन है, जैसे हर बैलेंस शीट पर होते हैं वैसे आईसीआई की बैलेंस शीट पर भी हैं ऑडिटर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। और इसके बाद हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन आई बना रही है, आई अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मतलब यू आर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखिए फीस, सेमिनार्स, अदर इनकम, ये सब हमारी कलेक्शन है। फीस की बात करें, जो थोड़ा बहुत पैसा आप लोगों से आईसीआई ने लिया है, 72789 lakhs, बस 72789 lakhs। इसका मतलब इन CR 727 करोड़। कितना? 727 करोड़। 10 सालों का, 20 सालों का, 1 साल का ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कब कब बनाना है? हर साल। बैलेंस शीट कब बनानी है? हर साल। तो ये वो फीस है थोड़ी बहुत जो आपसे ली है। बाकी सेमिनार्स करते हैं, सेमिनार्स का खर्चा है। अब देखिए सेमिनार से इनकम भी आ रही है, सेमिनार का खर्चा भी आ रहा है, सेमिनार एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो देखिए आईसीआई का लास्ट ईयर का सरप्लस, आईसीआई का नेट सरप्लस है 28,705 lakhs, कि ज़्यादा नहीं है, 287 करोड़, बस इतना ही जो है सरप्लस है, 287 CR। अब देखिएगा सरप्लस के बाद फंड बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो फंड आपको हमेशा कहाँ मिलेंगे? एनपीओ के अंदर, जहाँ पर स्पेसिफिक मनी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फंड में, फिर जो भी खर्चा करना होता है वहाँ से हम करते रहते हैं। और साथ ही साथ एनुअल रिपोर्ट में मेंबरशिप भी चेक कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। देखिए मेंबरशिप आ रही है एज ऑन 31 मार्च 23, टोटल नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 3,78,619। इसमें सभी आ गए हैं, नॉट इन प्रैक्टिस भी आ गए हैं, सारे आ गए हैं इसके अंदर। तो अभी की बात करें तो टोटल इज़ अराउंड 4 लाख। तो इतना ही नंबर है शुरू से लेकर के अब तक का। तो जो सप्लाई है वो बहुत कम है और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स अप्लाई कर लीजिएगा, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। प्राइसेस हाई ही रहेंगे। आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट गूगल पर सर्च कीजिए, चेक कीजिए, ऑडिट फीस आपको कहीं पर भी करोड़ से कम में नहीं दिखेगी। ऑडिट फीस आप किसी भी कंपनी की रिपोर्ट उठाइए और ऑडिट फीस देखिए तो जो प्राइस है वो बहुत हाई है। तो ये थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जो आप कर रहे हो इतनी मुश्किल है? क्योंकि किसका कोई रिवॉर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है, मुश्किल है लेकिन बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप कुछ इस रिपोर्ट में और देखना चाहेंगे? मैं शेयर कर दूंगी लिंक, आराम से बैठकर देखिएगा आईसीआई की एनुअल रिपोर्ट। वैसे लेटेस्ट भी आ जाएगी 15-20 डेज़ में, वो शेयर कर दूंगी। लेटेस्ट वाली रिपोर्ट जो है आराम से देखिएगा आपके अपने इंस्टीट्यूट की। और हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नीरज भैया फ़ोन ले लो। किसका बजा? ले लो फ़ोन, ले लो, साइलेंट अब दे दो। अब देखो देना हमारे ऊपर है, चेक कर लो सबके फ़ोन जो है ना, आपके मोबाइल फ़ोन, आपके प्यारे मोबाइल आपसे जुदा होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप चेक कर लेना साइलेंट पर ही हो। आइएगा प्लीज़, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे अब हम। एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और हमें प्रिपेयर करना है रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। एक बार समरी देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन की। हमारे पास है ओपनिंग कैश, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई,
ऑनरेरियम टू डॉक्टर, सैलरीज, एक्सपेंस, इक्विपमेंट, चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो कलेक्शन, सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई यानी कि क्रेडिटर्स, अमाउंट ड्यू का मतलब पेमेंट होनी अभी बाकी है, इसका मतलब ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, एंड इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग। चलिए एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं हम अकाउंट्स और स्टार्ट करते हैं कैश की पोस्टिंग के साथ। ओपनिंग कैश बैलेंस, आपका आरएनपी और आईएनडी एक ही पेज पर आ जाएगा, हाफ हाफ कर लीजिएगा। सोल प्रोप्राइटर की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, कैपिटल के बिना बन सकती हैं क्या? नहीं, है ना, कैपिटल का होना तो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बैलेंस शीट को हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मेट बना के एक बार चेक करते हैं कि कैपिटल है हमारे पास कि नहीं। हाँ जी, किसी को कैपिटल मिला? क्या क्वेश्चन के अंदर कैपिटल है? क्वेश्चन के अंदर कैपिटल नहीं है, लेकिन कैपिटल फंड के बिना तो हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर ना एक एडिशनल काम करना पड़ेगा, हमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी और वहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। क्या? कैपिटल फंड। तो अगर एनपीओ हमें कैपिटल फंड नहीं दे रहा है तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे कैपिटल फंड। तो वर्किंग के अंदर फर्स्ट वर्किंग लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 20। स्टार्ट करते हैं हम ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ। ओपनिंग कैश बैलेंस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओपनिंग कैश रिसीट एंड पेमेंट में आएगा। इस ईयर का ओपनिंग यानी कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी पोस्ट करेंगे इसे। कैश 8000। हर अमाउंट के लिए डबल एंट्री को फॉलो करेंगे, एवरी अमाउंट शुड बी पोस्टेड ट्वाइस। तो ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है, बैलेंस शीट डाल दिया है कैश। आफ्टर कैश सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 50,000, ये है रिसीट, हमें रिसीव हुई है। तो सारी की सारी 50,000 एज इट इज़ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले तो रिसीट एंड पेमेंट, रिसीव कर रहे हैं सब्सक्रिप्शंस। कोई और एडजस्टमेंट अभी हमने पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि ये तो कैश है, वो तो सारा जाएगा। तो रिसीट एंड पेमेंट में तो पूरा जाएगा 50,000। अब हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन और क्या क्या कह रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 50,000 है और एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन ड्यू, इनकम के लिए ड्यू, खर्चे के लिए आउटस्टैंडिंग।
Subscription due and subscription received in advance. 1st January 21 and 31st December 21. 31st December 21 is closing. 1st January 21 is opening. Subscription opening outstanding, subscription closing outstanding. Subscription opening pre-received, closing pre-received, पेड की जगह received. सबको यूज़ करके हम निकालेंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर. इस साल की इनकम बनती कितनी है? वर्किंग नोट नंबर 2. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, $50,000. इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग ड्यू और ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस, क्योंकि ये करंट ईयर का है. माइनस करेंगे ओपनिंग ड्यू एंड क्लोजिंग एडवांस. Closing 2200, opening 15, then opening 1200, closing 700. Subscription of the year. Current year की इनकम है कितनी? 51,200. अब हम पोस्टिंग की बात करें. 51,200 जाने वाला है P&L के अंदर, यानी कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर. और जहाँ तक ड्यू और एडवांस है, तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हम कहाँ लेकर जाते हैं? बैलेंस शीट में. ऐसे ही ड्यू और एडवांस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में. क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी कि पिछले साल वाली बैलेंस शीट. तो सबसे पहले IND पोस्ट करते हैं 51,200 बाय सब्सक्रिप्शंस. Income and expenditure, current year subscriptions 51,200. Moving on to balance sheet. कुछ स्पेस छोड़ के फिक्स्ड एसेट्स और अदर करंट एसेट्स के लिए, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, तो कौन से वाला पार्ट हमारा एसेट होगा? ड्यू. और जो हमने एडवांस दे रखा है वो बन जाएगा हमारी लाइबिलिटी. तो सब्सक्रिप्शन ड्यू ये एसेट है और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लाइबिलिटी है. क्लोजिंग का अमाउंट लिखेंगे 2200 and 700. Similarly, opening balance sheet. Due 1500, advance 1200. सब्सक्रिप्शन की सारी पोस्टिंग हमारी 2 जगह पर हो गई हैं. देखिए वर्किंग नोट नंबर 2 भी आपकी एक पोस्टिंग है.
इसको समझिएगा, आपने ये सारा कैलकुलेशन आई.एन.डी. में किया है. सो एक्चुअली यू हैव पोस्टेड ऑल दीज अमाउंट्स टू आई.एन.डी. वहाँ से प्लस माइनस करके अमाउंट निकाला है. तो हमारा वर्किंग भी इज़ अ पार्ट ऑफ पोस्टिंग. तो सारे अमाउंट्स पोस्ट हम कर चुके हैं. सब्सक्रिप्शन कंप्लीट. एक बार अच्छे से देख लीजिए सब्सक्रिप्शन, कोई डाउट हो तो बताइए. आफ्टर सब्सक्रिप्शन डोनेशन. डोनेशन रेज्ड फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्या कहते हैं? जनरल के स्पेसिफिक. जनरल के स्पेसिफिक. जनरल. जनरल. आपने कहा रेवेन्यू खर्चा. कौन सा रेवेन्यू खर्चा? तो आप क्या कह रहे हैं? किसी भी रेवेन्यू खर्चे में लगाइए. तो डोनेशन फिर से क्या बन गई है? जनरल. जब तक आप खर्चे का नाम नहीं बताएंगे ना, डोनेशन स्पेसिफिक नहीं बनेगी. जनरल डोनेशन है 15,000. कहाँ लेके जाएं? रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर. Receipt and payment, 2 donations. $15. I&D by donations 15. After donations, interest on investments. 9% पर annum इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं हम, और 9% पर annum के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिला है 9,000 का. लेकिन हमें कहीं इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिख रही हैं, लेकिन इंटरेस्ट मिला है. यानी कि क्वेश्चन कह रहा है अपने आप निकाल लो कि इन्वेस्टमेंट कितने की है. कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर 3. हमारे पास है इन्वेस्टमेंट्स. कितने की हैं वो पता नहीं है, वो कंफर्म है. इस इन्वेस्टमेंट पर अगर हम रिसीव करते हैं 9% का इंटरेस्ट, जब हम इन इन्वेस्टमेंट्स पर 9% का इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो हमें अमाउंट मिल रहा है 9,000. इसका मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं 1 लाख की. एकदम स्मूथली कैलकुलेट हो गया, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनटू में 9%, रिटर्न आ रहा है 9,000 का. तो कितनी इन्वेस्टमेंट होंगी कि 9% के अकॉर्डिंग 9,000 का रिटर्न आए? तो इन्वेस्टमेंट्स हैं 1 लाख की. सबसे पहले इंटरेस्ट की पोस्टिंग चेक करते हैं. 9,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड, R&P रिसीट एंड I&E इनकम. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 9,000. $9,000 का इंटरेस्ट मिला है. 9,000 ही हमारी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. नाउ लेट अस चेक पोस्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट के अंदर जाएगी. दोनों बैलेंस शीट में जाएगी या सिर्फ करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगी? दोनों में जाएगी या करंट ईयर की जाएगी? जिसमें भी जाएगी. ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? जिसमें भी सोच रहे हो उसका कारण क्या है? कारण के साथ सोचेगा, ऐसा नहीं दिल को क्या लग रहा है, फिर एक में ले जाते हैं ठीक ही लग रहा है, ऐसा नहीं, रीज़न के साथ. अब कितने स्टूडेंट्स को लगता है दोनों बैलेंस शीट में जाएगी, और कितनों को लगता है सिर्फ इस साल की? अच्छा, सिर्फ इस साल की. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों?
इंटरेस्ट इस साल मिला है, इसलिए 1 साल का इंटरेस्ट मिला है। ओके, जिनको लग रहा है दोनों की में जाएगी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पिछले साल भी है इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें अब ये चेक करना है कि इन्वेस्टमेंट इस साल ली गई हैं या पहले से थी। अगर तो पहले से थी तो दोनों बैलेंस शीट में दिखेंगी, अगर इसी साल आपने इन्वेस्ट करा है तो फिर इस साल दिखेगा। कैसे पता चले? अगर आपने इस साल इन्वेस्ट किया है तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, इसका मतलब इस साल के R&P की समरी में आना चाहिए। तो इस साल का जो रिसीट एंड पेमेंट की समरी आ रही है, क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है? इसका मतलब इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर से ही है हमारे पास, और हमें इस साल पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है, यानी कि 1 अप्रैल तो इन्वेस्टमेंट, 1 जनवरी हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी शो करेंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करंट ईयर में ली हैं तो वो कहाँ शो होंगी? करंट ईयर के R&P की समरी में। अगर R&P नहीं दिखा रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड इन लास्ट ईयर, तो इन्वेस्टमेंट को दोनों बैलेंस शीट में डालते हैं वर्किंग नोट के रेफरेंस के साथ। जो बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बन रही है उसमें वर्किंग नोट का रेफरेंस नहीं देना। बेसिकली हमारा रूल है वर्किंग नोट में वर्किंग नोट का रेफरेंस हम नहीं देते हैं, फाइनल आंसर में देते हैं। तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स, एक बार देखिए एसेट्स कितने हैं, इक्विपमेंट और बिल्डिंग आ रहा है, तो थर्ड लाइन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स डन। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई हमारी एनपीओ है बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी, ठीक है, हॉस्पिटल है हमारी एनपीओ, और यहाँ पर है पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई। तो हॉस्पिटल के पास मेडिसिन तो होंगी, मेडिसिन की पेमेंट है। मेडिसिन से रिलेटेड देखें क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास है स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। तो अगर एक एनपीओ स्टॉक रख रही है तो हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट में आइएगा जहां सारी एडजस्टमेंट्स लिखी थी, पॉइंट नंबर 11, एनपीओ डज नॉट एंगेज इन ट्रेडिंग बट मे मेंटेन स्टॉक। अब आप देखिए हॉस्पिटल के पास मेडिसिन का स्टॉक तो होगा ही होगा, तो ट्रेडिंग नहीं है लेकिन स्टॉक तो है। अगर स्टॉक है तो करना क्या है? मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा, और कंज्यूम्ड को कहाँ लेकर जाएंगे? आईएनडी के अंदर, और जो भी आपका स्टॉक है वो कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में। अब कंज्यूम कैसे निकालना है तो हमने सीखा था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते समय, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल है? देखिए ओपनिंग स्टॉक तो ये रहा, ओपनिंग स्टॉक तो 10,000 है ही, क्लोजिंग स्टॉक भी है 15,000। परचेजेस, परचेजेस देखिए पेमेंट इज नॉट परचेजेस हैं, हाँ पेमेंट इज नॉट परचेजेस ना। आप तो सामान जो है वो क्रेडिट पे खरीदते हैं ना मेडिसिन का, तो आप अगर मेडिसिन सप्लाई क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो आपने जो पेमेंट करी है वो करंट ईयर की परचेज नहीं है। तो परचेज कैसे निकाले? क्रेडिटर के अकाउंट से निकल जाएगी। क्रेडिटर का अगर अकाउंट बनाएंगे ना हम, तो हमें वहाँ से मिल जाएगी परचेज। आइए देखें ज़रा कैसे। वर्किंग नोट नंबर 4, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन सप्लाई।
जब भी सामान क्रेडिट पे खरीदते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं? परचेजेस टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस। जब भी क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं एंट्री क्या बनाते हैं? क्रेडिटर्स टू बैंक। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में टू बैंक। क्रेडिटर्स हमारी बैलेंस शीट का पार्ट है तो बैलेंस तो पक्का होगा। ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन। ब्रॉड डाउन किस साइड पर? क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। अकाउंट क्लोज। तीन अमाउंट्स अगर हैं तो फोर्थ हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस 9,000, क्लोजिंग बैलेंस 13,000। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, क्रेडिटर्स की पेमेंट दी हुई है 30,000। अब निकाल लेते हैं परचेजेस। 34 की आ गई हैं हमारी मेडिसिन की परचेजेस करंट ईयर की। अब मेडिसिन कितनी खरीदी वो पता चल गया है, तो देखते हैं यूज़ कितनी किया है हमने। मेडिसिन कंज्यूम चेक करते हैं। मेडिसिन का देखें हमारे पास स्टॉक कितना था। स्टार्टिंग में 10,000 की मेडिसिन है, परचेज की हमने 34 की और हमारे पास रिमेनिंग है 15। 29,000 मेडिसिन्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो खरीदा 34 है लेकिन ज़रूरी नहीं है कंज्यूम भी उतना ही किया हो हमने। कंज्यूम हमने 29,000 की मेडिसिन की है। कंज्यूम मतलब जो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में आपकी मेडिसिन लग गई वो है मेडिसिन कंज्यूम्ड। कंप्लीट हो गया है मेडिसिन के हमारे सारे अमाउंट्स। अब चेक करते हैं पोस्टिंग, कहाँ कहाँ क्या क्या जाना है। बैलेंस शीट में देखिए ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स जाएंगे और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, दोनों बैलेंस शीट में। रिसीट एंड पेमेंट में यस ये जो हमारा बैंक है ना यही तो क्या है, रिसीट एंड पेमेंट। तो रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट जाएगी 30,000 की जो हमारा कैश का आउटफ्लो है, और हमारे आई&डी के अंदर कौन सा अमाउंट जाएगा, 29,000 मटेरियल कंज्यूम। तो चलो वन बाय वन ज़रा पोस्ट करते हैं। मैं इस समय आ रही हूँ क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। सबसे पहले क्रेडिटर्स, नाम सेम लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में है, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 13,000 है। साथ ही साथ स्टॉक पोस्ट कर देते हैं। इन्वेंट्री है हमारे पास मेडिसिन की, इन्वेंट्री है 15,000 की। ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं, सेम पोस्टिंग। क्रेडिटर्स 9,000 and stock 10. Then receipt and payment,
पेमेंट टू क्रेडिटर्स, शब्द क्वेश्चन वाले, पेमेंट ऑफ मेडिसिन सप्लाई, payment 30,000, then income and expenditure, medicines consumed. मेडिसिन्स कंज्यूम्ड 29। एक बार डबल पोस्टिंग चेक कर लें। देखिए बैंक 30,000 क्रेडिटर्स में आ गया, आरएनपी में आ गया। बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन, क्रेडिटर्स में आ गया, बैलेंस शीट में आ गया। परचेजेस क्रेडिटर्स में आ गया और अगले वर्किंग नोट में आ गया। वर्किंग नोट इज़ अ पोस्टिंग, यहाँ पर ले गए हैं हम और हमने इस अमाउंट को फर्दर कैलकुलेट किया है। 34 की परचेजेस, उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का वर्किंग नोट के अंदर आ गया है और साथ ही साथ हमारी बैलेंस शीट में चला गया है। डबल पोस्टिंग कंप्लीट। एक बार देखिए कोई भी डाउट मेडिसिन की पोस्टिंग में? एकदम क्लियर है यहाँ तक? कंटिन्यू करते हैं। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, नॉर्मल पेमेंट है, सैलरीज, एक्सपेंसेस, तीनों खर्चे हैं। कहाँ कहाँ दिखाएं? बस आरएनपी में दिखाना भूलिएगा मत, खर्चा है तो पेमेंट तो हुई होगी, तो आरएनपी में दिखाते हैं, फिर आईएनडी में दिखाएंगे। तो सबसे पहला खर्चा ऑनरेरियम, then salaries 28, sundry expenses 1, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यही है इस साल का खर्चा भी, सेम अमाउंट आईएनडी के अंदर। आफ्टर सन्ड्री एक्सपेंसेस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट परचेज है, एसेट का अकाउंट बना लेते हैं। कोई डेप्रिसिएशन हो सकता है, कोई सेल हो सकता है, वो अकाउंट ही बताएगा कि बैलेंसिंग हो रही है या कोई बैलेंसिंग फिगर अभी बाकी है। इसलिए अकाउंट प्रिपेयर करने से क्लियर हो जाएगा कि कोई सेल या डेप लगाया है या नहीं लगाया। एसेट अकाउंट है, बैलेंस शीट, सबसे पहले तो बैलेंसेस आएंगे ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। और क्वेश्चन में मेंशन्ड है इक्विपमेंट परचेज, एसेट जब भी परचेज करेंगे एसेट टू बैंक, तो एसेट टू बैंक। इक्विपमेंट परचेज हमने किया है 15,000 का। बैलेंसेस आ रहे हैं हमारे पास 21 ओपनिंग
एंड 30 क्लोजिंग, 21 ओपनिंग एंड 30 क्लोजिंग। तो क्या कोई बैलेंसिंग फिगर है? बैलेंसिंग फिगर तो है कितनी? 6000। तो इसको अब आप क्या मानोगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। सेल कैसे मान लोगे? अगर इक्विपमेंट आपके पास है तो डेप कहाँ गई? साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, भूलना नहीं है। अगर एसेट है तो डेप तो होगा ही होगा, डेप कहाँ गई फिर? इसलिए सेल नहीं मांगना, डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का। इस साल का डेप लगाया होगा 6000, तो जाके इक्विपमेंट बचा हमारे पास 30,000 का। तो अगर आप एसेट का सेल या परचेज क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमेशा अकाउंट बनाइए टू कैलकुलेट द मिसिंग फिगर्स। बट अगर सेल परचेज नहीं है, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग है, तो आपको वैसे ही दिख रहा है। ये जो डिफरेंस है ये किस बात का है? डेप्रिसिएशन का है। लीजिए अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन, बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन IND, और हमारा इक्विपमेंट परचेज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो सबसे पहले R&P में जा रही हूँ मैं। रिसीट एंड पेमेंट, एसेट खरीदा है हमने बाय इक्विपमेंट। कैश का आउटफ्लो है, इसलिए रिसीट एंड पेमेंट। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, सारे एसेट्स पर एक साथ शो करना है। इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन 6, देन बैलेंस शीट। बिल्डिंग पहले आएगी, इक्विपमेंट बाद में। इक्विपमेंट क्लोजिंग बैलेंस 30। तो वर्किंग नोट बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करना, क्योंकि कुल क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन था। वर्किंग नोट डेप पे मेंशन करेंगे, क्योंकि वो हमने कैलकुलेट किया। क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट, इक्विपमेंट 21। Equipment done, then charity show expenses and charity show collections. Expense and collection, R&P and IND, presentation different है। R&P में अलग अलग, इधर collection, इधर expense। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नेट चेक करते हैं, नेट क्या है। देखो खर्चा 1500 का है, कलेक्शन 12,500 की है, तो नेट हमारा प्रॉफिट है 10,000 का। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? 11,000 का प्रॉफिट हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में। आइए पहले रिसीट एंड पेमेंट में आइए। कलेक्शन रिसीट साइड, खर्चा पेमेंट साइड। टू चैरिटी शो कलेक्शंस, $12,500 by charity show expense. रिसीट एंड पेमेंट में अलग अलग, खर्चा अलग, इनकम अलग। फिर आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो अगर नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, नेट लॉस है तो डेबिट साइड। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट फ्रॉम चैरिटी शो।
बाय प्रॉफिट फ्रॉम चैरिटी शो। उसके बाद अकाउंट के अंदर ही प्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो कलेक्शंस कितनी है, कलेक्शन है 12,500 की। इसी के साथ खर्चा कितना है, खर्चा है 1500 का, और आउटर कॉलम में जाएगा 11,000 का प्रॉफिट। तो सिमिलर नेचर रिसीट और खर्चा है, रेवेन्यू नेचर है ये सारे। आर एंड पी में अलग अलग दिखाएंगे, आई एंड डी में नेट करके दिखाएंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। चैरिटी शो के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग रहती है। बिल्डिंग का ना तो सेल है ना तो परचेज है। अब 50 से 48 डेप, सेल नहीं बोलोगे अब, हाँ सेल नहीं है, ये क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो 2000 डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर, तो आई एंड डी डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम यहीं पर बिल्डिंग। और इस केस में ना आप यहीं पे लिख सकते हो 50 माइनस 48, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, सिर्फ इसी का डिफरेंस है 50 माइनस 48। टोटल डेप्रिसिएशन हमारी करंट ईयर की आ गई है 8,000। और बिल्डिंग को भूलना नहीं है, बैलेंस शीट में डालना है, दोनों बैलेंस शीट में। बिल्डिंग क्लोजिंग 48 है, ओपनिंग 50। बिल्डिंग के साथ साथ हमारी पोस्टिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट क्लोज करते हैं, बैलेंस शीट, कैपिटल फंड देखते हैं कितना है, 1 लाख। Yes, 1,80,300 is your capital fund. वन लाख 80,300। आप टोटल बता रहे हो 190, 190,500। 1,80,300 सभी का आ गया कैपिटल फंड। ले जाते हैं इसको ज़रा हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देखिए ये वो कैपिटल फंड है जिसके बिना बैलेंस शीट टैली हो ही नहीं सकती। और क्वेश्चन अगर ये नहीं दे रहा है तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और वहाँ से देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना था इस साल का। तो कैपिटल फंड आ गया है 180,300। अब कैपिटल फंड के बाद वर्किंग नोट चेक कर लेते हैं, कोई पोस्टिंग बाकी नहीं है, सब पोस्टिंग हो गई है। रिसीट एंड पेमेंट क्लोज करते हैं, देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस 9,000। कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, इसको कहाँ लेकर जाएंगे, कहीं ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, इसको लेकर के जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश 9,000। तो बैलेंस शीट दिखाएगी कैश का बैलेंस 9,000।
जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में था, ऐसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आर एंड पी के बाद आई एंड डी क्लोज करते हैं। देखिए सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस 10,200 10,200 हमारा सरप्लस आ रहा है। सरप्लस को ऐड कर देंगे कैपिटल फंड के अंदर। और बैलेंस शीट टैली कर दी है आपने 2,04,200। तो लीजिए देवियों और सज्जनों, हमारी एनपीओ की पहली बैलेंस शीट टैली हो गई है। चैप्टर टेक्निकल ही है, इतना आसान नहीं है, तो एक एक बैलेंस शीट टैली होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।